नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वही प्रश्न दोस्तों हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो नींबू होता है हमारा, उसमें कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा साइट्रिक अम्ल जो है, हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन में आइए देखते हैं कि ऑप्शन का जो जवाब होगा उसमें से क्या सही रहने वाला है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला दिया गया टार्टरिक अम्ल। अगर टार्टरिक अम्ल की बात करें कि टार्टरिक अम्ल में कौन सा टार्टरिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है दोस्तों? ये इमली और अंगूर में पाया जाता है दोस्तों। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। एग्जाम में एक प्रश्न इसमें से ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों तो टार्टरिक अम्ल की अगर बात करें तो ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं ब्यूटेरिक अम्ल की दोस्तों, कि ब्यूटेरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? मक्खन में। अगर बात करें दोस्तों मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटेरिक अम्ल जो है हमारा मक्खन के अंदर पाया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फार्मिक अम्ल के बारे में, तो फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये मधुमक्खियों में और दोस्तों जो लाल चींटी होती है उनके डंक में पाया जाता है। जो लाल चींटी होती हैं उनके डंक में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों एक जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के हिसाब से, कि लैक्टिक अम्ल जो होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, लैक्टिक अम्ल के बारे में सुना होगा। तो अगर पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये दही के अंदर पाया जाता है दोस्तों। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे प्रश्न हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और दोस्तों ये रेलवे में पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो 2007 का पेपर हुआ था, TA CA, और दोस्तों 2007 में जो पेपर हुआ था RRB NTPC 2016 में पेपर हुआ था, उनमें से ये दोस्तों कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे दोस्तों। तो आप लोगों को जो प्रश्न है बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अब अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है। तो दोस्तों जो पथरी होती है, मानव के गुर्दे में जो पथरी बनती है, और वो उसमें अधिकतम क्या पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कि इसमें से क्या पाया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि गुर्दे की जो पथरी होती है, मूत्र तंत्र की एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे के अंदर दोस्तों छोटे छोटे पत्थर, कठोर वस्तुओं का निर्माण हो जाता है दोस्तों। छोटे छोटे जो पत्थर की तरह स्टोन होते हैं दोस्तों, वो गुर्दे में दोस्तों इसका निर्माण हो जाता है। कैल्शियम अन्य पदार्थों जैसे ऑक्जेलेट हो गया दोस्तों, फास्फेट हो गया, या कार्बोनेट से मिलकर के पथरी का निर्माण होता है दोस्तों। तो अगर पथरी का निर्माण के बारे में दोस्तों बात करें कि किससे होता है, तो इसमें दोस्तों किससे होता है? ऑक्जेलेट होता है दोस्तों, फास्फेट होता है, या कार्बोनेट मिलकर के जो होता है दोस्तों पथरी का निर्माण होता है। तो अगर मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम क्या पाया जाता है दोस्तों अगर पूछा है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि पानी की अस्थायी कठोरता, जो दोस्तों पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है, किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है। तो हमको बताना है कि किससे दोस्तों जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है उसमें हम क्या प्रयोग करें जिसकी वजह से इसकी अस्थायी जो कठोरता है दोस्तों वो दूर हो जाए। और दोस्तों अगर एक आप बात बता दें आपको कि जो प्रश्न है दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था सुपरवाइज़र का दोस्तों 2003 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें से दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की ही प्रश्न होते हैं, जो हम लोग रिवाइज़ नहीं करते हैं, वही प्रश्न बार बार एग्जाम में हमारे आते रहते हैं दोस्तों। तो हम लोगों को जो प्रश्न है दोस्तों बहुत अच्छे से रिविज़न करना है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन CA
OH का होल ट्वाइस, जो दोस्तों है जवाब हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब अगर CaOH का होल ट्वाइस के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं दोस्तों, अस्थायी कठोरता के बारे में, कि जल की जो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है दोस्तों। जल में चूना जल मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। दोस्तों जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये चूना जल, चूना और जल मिलाकर के ही दोस्तों जो जल की कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता होती है, उसी से इसको दूर करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। तो दोस्तों तो ये किस एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आया था दोस्तों? तो RRB गुवाहाटी जो TA की परीक्षा थी 2005 में, उसमें ये प्रश्न पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में कौन सा जो हमारा जवाब होगा वो एकदम सही होगा? तो आइए जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? B ऑप्शन हमारा MgOH का होल ट्वाइस जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसका जो नाम होता है दोस्तों, इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं दोस्तों। और इसका प्रयोग दोस्तों औषधि के रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग होता है दोस्तों किसके रूप में किया जाता है? औषधि के रूप में किया जाता है दोस्तों। किसके रूप में? औषधि के रूप में किया जाता है। अब अगर बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो हमको बताना है कि जो अम्ल वर्षा है दोस्तों, अम्ल वर्षा है दोस्तों किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों? तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? चौथा जो ऑप्शन हमारा दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण, जब दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वह पानी के साथ मिलकर एसिड बनाती है दोस्तों। पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है? एसिड बनाती है। और जब दोस्तों बारिश होती है तो उसी के साथ में ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो पानी के द्वारा दोस्तों ज़मीन पे आता है। और जैसे अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा था कुछ टाइम पहले कि संगमरमर का जो रंग होता है दोस्तों वो बदलता जा रहा है, वाइट है दोस्तों, बदलता जा रहा है। किस वजह से बदलता जा रहा है दोस्तों? तो ये जो एसिड रेन होती है दोस्तों, इसी की वजह से ये बदलता जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? D ऑप्शन हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया दोस्तों? वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है। तो दोस्तों इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? CO। क्या हो जाएगा? CO जो हमारा दिया गया है वो जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि वायु प्रदूषण का जो सबसे मुख्य घटक दोस्तों है तो कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। CO का मतलब दोस्तों क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। यह मनुष्य के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दोस्तों ये मनुष्य के फेफड़ों को दोस्तों क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है बहुत ज़्यादा, जिससे श्वास की बीमारी हो जाती है दोस्तों। कभी भी दोस्तों ठंडियों के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि घरों के अंदर अंगीठी जला करके रख लेते हैं। रूम के अंदर दोस्तों रूम को बंद कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं और अंदर क्या करते हैं? अंगीठी जला कर रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है जो कुंडी लगा करके या अपना गेट बंद करके दोस्तों क्या कर लेते हैं? उसमें एक अंगीठी जला लेते हैं और उससे जो धुआं निकलता है दोस्तों वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है और इससे दम घुटने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हमको बताना है कि दोस्तों जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो हमारा जवाब है दोस्तों वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो हमारा जवाब है वो सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये हाइड्रॉक्साइड है दोस्तों, हाइड्रॉक्साइड है दोस्तों, क्या है? हाइड्रॉक्साइड दोस्तों हो जाएगा हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को दोस्तों अगर लिखते हैं तो इसको NaOH, इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? NaOH जो दोस्तों इसका जो है सूत्र होता है। अब अगर बात कर लें कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका सोडियम हाइड्रॉक्साइड का दोस्तों जो उपयोग होता है वो साबुन बनाने में, साबुन के निर्माण में, रेशम उद्योग में और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। तो दोस्तों अगर हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन एसिटिलीन जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है ये देखते हैं कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है।
तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा जवाब सही होने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो जल की कठोरता के बारे में अगर दोस्तों बात करते हैं कि किसकी उपस्थिति से होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा जवाब दोस्तों, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हमारा ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए जानते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, 46 ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, अगर क्रोमोसोम की बात करता है तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 46 हमारा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों तो 23 दोस्तों एग्जाम में अगर 46 लिख के आता है क्रोमोसोम्स तब भी सही है। अगर दोस्तों 23 जोड़े लिख के आता है, 23 जोड़े लिख के आता है दोस्तों, तो दोनों दोस्तों वैल्यू जो है वो सेम ही है, 23 जोड़े बोल सकते हो या 46 बोल सकते हो दोस्तों। और जिनमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो दोस्तों गुणसूत्र होते हैं। 22 जो जोड़ी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुणसूत्र ऑटोसोम्स। तथा 23वां जो जोड़ा होता है दोस्तों, जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जो जोड़ा होता है दोस्तों, 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो हमको बताना है दोस्तों कि अगर हम प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आइए जानते हैं, अगर पूछता है एग्जाम में कि प्रोटीन बनाने के कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा जवाब सही हो जाएगा। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्तों। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्तों। इनमें 20 अमीनो अम्ल में से 10 का संश्लेषण जो होता है दोस्तों, 20 में दोस्तों अगर बात कर लें कि 20 में अगर बात करें तो अगर 10 की बात करें दोस्तों तो 10 होते हैं हमारे लीवर में, लीवर द्वारा होता है। 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है दोस्तों। और जो 10 का संश्लेषण और बचा दोस्तों वो आहार में उपस्थित होना जरूरी है दोस्तों। 10 जो दोस्तों 20 अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से 10 हमारा लीवर ही जनरेट करता है दोस्तों, प्रोटीन अमीनो अम्ल जो होता है। और जो 10 होते हैं वो हमारे भोजन में उपस्थित होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों कि मानव में कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो मानव नेत्र है दोस्तों, मानव नेत्र में दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा कि फीमर। मानव निम्न में कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों हमको क्या बताना है कि मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसमें आइरिस है, प्यूपिल है, रेटिना है, लेकिन क्या है नहीं दोस्तों, फीमर हमारा जो है दोस्तों ये जांघ की हड्डी होती है दोस्तों, जो सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर पूछता है, सबसे लंबी हड्डी अगर पूछता है कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लंबी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आइरिस, प्यूपिल, रेटिना होते हैं ये हमारे आँख के भाग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो हमको क्या बताना है कि मांसपेशियों की जो संख्या होती है मानव शरीर में कितनी होती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा हमारा, 639 जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 639 हमारी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। और ये शरीर के कुल भार का, जितना भी शरीर होगा उसके कुल भार का दोस्तों कितना होता है, 40% होता है। कितना होता है, 40% होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी। थर्मोस्टेट का मतलब दोस्तों ताप स्थिरांक जो होता है, काम करने वाली ग्रंथि कौन सी हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, एड्रिनल जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। और इसको दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि को दोस्तों, और हम जो हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रक का काम करता है दोस्तों, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मास्टर जो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों उसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि को आकस्मिक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया पित्त स्रावित होता है। तो हमको दोस्तों बताना है कि जो पित्त होता है वो कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लीवर हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों पित्त अगर पूछता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से स्रावित होता है दोस्तों। तो इसका जो सही, और अगर बात करते हैं कि कहाँ पे दोस्तों जो पित्त होता है वो कहाँ पे एकत्रित होता है, तो पित्ताशय में, कहाँ पे, पित्ताशय में एकत्रित होता है दोस्तों। तो आपको ये हमारा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों
अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। हम आपको बेहतर से बेहतरीन तैयारी करवाएंगे दोस्तों। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी से रिलेटेड दोस्तों, कोई भी यूपी स्टेट से लेकर दोस्तों कोई भी तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो उनको हम अच्छे लेवल के प्रश्न, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न दोस्तों हो चुके हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम है दोस्तों हो चुके हैं, उन्हीं के सारे पेपर दोस्तों हम आपके सामने लेकर के आते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।